हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसको शॉर्ट में CFG भी कहा जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज CFG? सो पहले अगर हम CFG के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं ग्रामर एक्चुअल में है क्या है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है ग्रामर से रिलेटेड, जिसमें मैंने डिस्कशन किया है, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि ग्रामर की ज़रूरत क्या है और किस तरह से जो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ग्रामर का इंपॉर्टेंस आता है। जब भी हम कोई नई लैंग्वेज डिज़ाइन करते हैं तो उस केस में आपको सिंटैक्सिस को, यानी कि जो ग्रामेटिक रूल्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रामर्स की भी ग्रामेटिक रूल्स या प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाट इज ग्रामर हियर? सो अ फॉर्मल ग्रामर कंसिस्ट ऑफ, किसी भी, अगर हम जनरल वे में बात करें तो किसी भी फॉर्मल ग्रामर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट कहता है अ फाइनाइट सेट ऑफ रीराइटिंग रूल्स ऑफ द फॉर्म phi tends to psi where phi and psi are strings of symbols। यानी कि कोई भी ग्रामर जब लिखी जाती है तो उसके जो रूल्स होते हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो एरो बना हुआ है इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं फाई, और दूसरी तरफ जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं दैट इज साई, यानी कि यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट्स का सीक्वेंस आ सकता है। ओके, देन स्पेशल इनिशियल सिंबल एस स्टैंडिंग फॉर सेंटेंस। यहाँ पर हम एक स्पेशल जो एक सिंबल हम यूज करते हैं जिसे हम ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल भी बोलते हैं, या फिर मोर जेनरिक वे में अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड दी इट स्टैंड्स फॉर द सेंटेंस, इट रिप्रेजेंट्स द होल सेंटेंस। ओके, then the third point is a finite set of symbols stand for words of the language called terminal vocabulary। यानी कि ऐसा फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स जिससे हम वर्ड्स को बना रहे हैं, किसके वर्ड्स को बना रहे हैं? उस लैंग्वेज के जिसके लिए हम ये जो ग्रामर है डिजाइन कर रहे हैं। Then the fourth is other symbols stand for phrases and are called non-terminal vocabulary। और दूसरे जो टर्म्स होते हैं वो कहलाते हैं phrases, यानी कि इन वर्ड्स को मिलाकर जब हम एक ग्रामेटिकल सेंटेंस बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं phrases। Now these are the four terms. Then the basic terminologies, you know that टर्म्स के हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि अगर हम ग्रामर की बात कर रहे हैं तो पहले हमें एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेना होगा कि जो लैंग्वेजेस हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस उनकी हायरार्की क्या है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया था, उसमें भी हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस पर डिस्कशन स्टार्ट किया था कि जो हमारी फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट लेवल्स में होते हैं। जैसे कि सबसे लोएस्ट लेवल पर अगर हम बात करें, सबसे छोटी जो हम डोमेन बोल सकते हैं लैंग्वेजेस का, दैट इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज, जो कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको हम टाइप 3 भी बोलते हैं। दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जिसको हम टाइप 2 लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके ऊपर आती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसे हम टाइप 1 लैंग्वेज भी बोलते हैं। और सबसे टॉप लेवल पर जो लैंग्वेज आती है जिसे हम रिकर्सिव या रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी बोलते हैं, या टाइप 0 लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि ट्यूरिंग मशीन से रिकॉग्नाइज होती है, और ये सबसे अपर लेवल ऑफ कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज में आती है। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, ऐसे ही हर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स होती हैं। रेगुलर लैंग्वेज के लिए जिस ग्रामर को हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रेगुलर ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए जो हम ग्रामर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एंड इन शॉर्ट CSG। ऐसे ही रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए जो हम ग्रामर यूज करते हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कहलाती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। अब ये रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं ये भी हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, टाइप्स ऑफ ग्रामर। ओके, सो एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड के डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, ऐसे ही डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रामर्स भी होती हैं। ओके, टाइप 0 ग्रामर्स विद नो रिस्ट्रिक्शंस एंड नो रीराइटिंग रूल्स, यानी कि ऐसी ग्रामर जिसमें रूल्स को लिखते वक्त हम किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसी ग्रामर को हम टाइप 0 या रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए लिखी जाने वाली ग्रामर कहा जाता है। टाइप 1 ग्रामर, जिसे हम CSG भी कहते हैं, हैव द रूल्स ऑफ द फॉर्म, यानी कि वो ग्रामर जिसमें रूल्स जो है अब यहाँ पर डिफाइंड है। अब रूल्स क्या है? अल्फा ए बीटा टेंड्स टू अल्फा gamma then beta, where a is a non-terminal and alpha beta
gamma are strings of terminals and non-terminals, and gamma is non-empty. ओके, तो अगर आपकी ग्रामर के जो प्रोडक्शंस हैं वो कुछ इस फॉर्म में अगर लिखे जा रहे हैं, यानी कि हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब ग्रामर के जो प्रोडक्शंस होंगे वो कुछ इस फॉर्मेट में होंगे। ओके, तो उस ग्रामर को हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। इसे हम डिटेल में अगले अपने वीडियो में देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो है वो कैसी होती है। ओके, उसका एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे, अल्फा ए बीटा एंड अल्फा गामा बीटा। ओके, वेर यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ए इज अ नॉन टर्मिनल या वेरिएबल भी बोला जाएगा, और अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या है, दे आर स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। ओके, द नेक्स्ट इज third term, which is called type 2 grammars, CFG have the rules of the form, जिसे हम शॉर्ट में CFG भी बोलते हैं या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी बोलते हैं, जिसे हम टाइप 2 ग्रामर भी बोलते हैं। A tends to gamma, where A is a non-terminal and gamma is a string potentially empty of terminals and non-terminals। यानी कि अब यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़ा सा हमने और टाइट कर दिया रिस्ट्रिक्शन, और वो ये है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो है आप देख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल के साथ में कई सारे टर्मिनल्स को हम यूज कर सकते हैं। ओके, जबकि यहाँ जो है CFG के अंदर हम सिंगल वेरिएबल यूज करेंगे, उसके अलावा और कुछ भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर यूज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ जो गामा है दैट इज द स्ट्रिंग पोटेंशियली एम्प्टी और मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स, यानी कि जो राइट हैंड साइड पर जो प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड पर जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं गामा का, वो कोई भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर वो एम्प्टी यानी कि एप्सिलॉन भी हो सकता है जीरो लेंथ स्ट्रिंग के लिए। ओके, देन द नेक्स्ट इज टाइप 3 ग्रामर, जिसे हम रेगुलर ग्रामर भी कहते हैं, जो कि रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। हैव द रूल्स ऑफ द फॉर्म A tends to A B और A tends to A, यानी कि जहां पर A और B जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनल्स हैं, और A क्या है, एक स्ट्रिंग हो सकती है, स्ट्रिंग यानी कि जो टर्मिनल से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शंस को और ज्यादा अप्लाई किया है, जो कि ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, साथ ही साथ राइट हैंड साइड पर हमेशा शुरुआत जो होगी वो किससे होगी, वो होगी किसी टर्मिनल से, है ना। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कम थे, यहाँ थोड़ा सा हमने और रिस्ट्रिक्ट किया कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और राइट हैंड साइड पर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वेरिएबल्स और टर्मिनल्स का। उसी तरह से अगर हम रेगुलर ग्रामर में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो रिस्ट्रिक्शन है ही, जो कि यहाँ पर था उसी को हमने कंटिन्यू किया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा, और राइट हैंड साइड पर जो है वहां भी अब हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि स्टार्टिंग जो होगी वो प्रोडक्शन की वो हमेशा एक टर्मिनल से ही होगी। ठीक है, ये होता है रेगुलर ग्रामर। अब ये चीज जो है रेगुलर ग्रामर के केस में हमने डिस्कस भी किया है इससे पहले वाले वीडियो में, कि इसी को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें यानी कि BAB लिखें तो भी वो रेगुलर होती है, बट ये लीनियरिटी के फॉर्म में आ जाती है कि लेफ्ट लीनियर है या राइट लीनियर है। मोस्ट जनरली जो हम प्रोडक्शंस लिखते हैं वो कुछ इस तरह के लिखते हैं। ठीक है, नाउ हमारा जो फोकस है वो मेनली किस पर है इस वीडियो में, वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पर। Okay, so these are called different types of grammars and their production rules, their format of their production rules। Okay, तो यहाँ अगर आप देखें तो हमने एक तरह से टेबुलर फॉर्म में इन सभी के बीच में एक रिलेशनशिप देखने की कोशिश की है कि टाइप 0 ग्रामर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है, जो कि रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के लिखी जाती है, जिसका ऑटोमेशन जो है यानी कि ऑटोमेटा जो है वो ट्यूरिंग मशीन होती है, और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। ओके, टाइप 1 ग्रामर जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है, जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए लिखी जाती है, और जिसका ऑटोमेटा जो है वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा यानी कि LBA होता है, और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। इसी तरह से टाइप 2 ग्रामर, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी कहते हैं, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए लिखी जाती है, और इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें कुछ नाउन ऑटोमेटा की जरूरत पड़ती है, और इसके जो ग्रामर के जो रूल्स हैं, प्रोडक्शंस हैं, वो कुछ इस तरह के इस फॉर्मेट में होते हैं। सिमिलरली टाइप 3 ग्रामर, जिसको हम रेगुलर ग्रामर भी बोलते हैं, जो कि रेगुलर लैंग्वेज के लिए डिजाइन की गई है, और इस तरह की लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की जरूरत पड़ती है, चाहे वो DFA हो या NFA हो। ओके, और इसके जो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं। ओके, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है इन सभी ग्रामर्स के बीच में, ये आप इस टेबल से समझ सकते हैं। नाउ
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम अगर डिफाइन करें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइंड एज G with these four components or four tuples VTPS। अब इन चारों का मीनिंग क्या है? Where this V represents, V is a finite set of variables, T is a finite set of terminals या जो हम इनपुट अल्फाबेट्स या लेटर्स बोलते हैं, P is the set of प्रोडक्शन रूल्स, फाइनाइट सेट ऑफ रीराइटिंग रूल्स जिनको हम प्रोडक्शंस भी बोलते हैं, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में ग्रामर के अंदर हमें नजर आते हैं, दिखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज एस which belongs to the set of variables is a distinguished start symbol और sentence symbol। ओके, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था अभी कि एस जो है वो एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि वेरिएबल्स में ही काउंट होता है, बट वो जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसको सेंटेंस को, स्टार्टिंग सेंटेंस को, स्टार्टिंग सिंबल को ग्रामर की। ओके, नाउ वी टेक एन एग्जांपल हियर ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमने एक लैंग्वेज ली है a raised to the power n b raised to the power n। ये हमें पता है कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। ओके, क्योंकि इसके लिए हमने पंपिंग लेमा के थ्रू हमने इस पर डिस्कशन भी किया है कि इस लैंग्वेज के लिए हम कभी भी फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि डीएफए या एनएफए डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और इस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स आती हैं वो कुछ इस पैटर्न की होती हैं, है ना, इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस। ओके, नाउ अब इस तरह की लैंग्वेज को अगर हमें ग्रामर से रिप्रेजेंट करना है, ग्रामर से अगर हमें इसकी स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है तो वो ग्रामर के रूल्स क्या होंगे? तो ग्रामर के जो रूल्स होंगे वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होंगे। G is the grammar which is having these four components or the tuples called VTPS where this V represents the set of variables। अब इस ग्रामर में जो कि इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसे हम यहाँ S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हमारी ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल और वही एक लौता वेरिएबल है। ओके, देन T represents the strings of AB से मिलकर बनने वाली स्ट्रिंग्स हैं, तो हमारे टर्मिनल्स क्या होंगे? A और B होंगे। ऐसे ही प्रोडक्शन रूल्स जो लिखे जाएंगे वो प्रोडक्शन रूल्स कुछ इस तरह के होंगे, A S B और S stands to epsilon। These are the two production rules to be used here to generate these kind of or these pattern of strings। okay, and S is the starting symbol। ये जो है चार कंपोनेंट्स हैं, ये एग्जाम्पल है कि अगर हमें इस तरह की लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिखना है तो वो कुछ ऐसी नजर आएगी, जिसके प्रोडक्शन रूल्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्शन रूल्स के, ये प्रोडक्शन रूल्स क्या होंगे। ठीक है, अगर आप इस प्रोडक्शन रूल को देखें तो ASB व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ये तो बताता है कि जब भी हम S को स्टार्ट करेंगे तो S से हम शुरू करेंगे और S का रिप्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? ASB। और फिर जब हम इस S को हटाएंगे यहाँ से तो इस S को हम या तो एप्सिलॉन से हटा सकते हैं या अगेन हम सेम प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं ASB। तो अगेन हमारे पास स्टार्टिंग में A आ जाएगा और फिर बाद में B आएगा। ओके, तो इस तरह से हम जितनी बार A जनरेट करेंगे उतनी ही बार हम B सिंबल को भी जनरेट कर रहे होंगे अपनी स्ट्रिंग के अंदर। और फाइनली जब हमें इसे खत्म करना होगा तो हम इसे S को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे, तो वहां पर ये एंड हो जाएगा। ओके, जो कि डेरिवेशंस के थ्रू हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नाउ टेक अनदर एग्जांपल हियर। अगर हमें इवन लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जनरेट करना है तो उसके लिए, जो कि 0 1 से मिलकर बन रही हो, तो उसके लिए ग्रामर के रूल्स क्या होंगे? तो पहले तो हम ये देखें कि लैंग्वेज क्या होगी। लैंग्वेज जो है वो कुछ इस तरह की होगी। अगर आप पैलिंड्रोम शब्द का मतलब समझते हो तो उसका मीनिंग होता है कि जब हम लेफ्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें, जो स्ट्रिंग है, ओके, जो स्ट्रिंग है वो क्या होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए। जैसा कि अगर हम यहाँ देखें तो इवन लेंथ में क्या क्या आएगा? 0 लेंथ होगी, 2 लेंथ होगी, ठीक है, 4 लेंथ स्ट्रिंग्स होंगी या फिर 6 लेंथ, 8 लेंथ, इस तरह की स्ट्रिंग्स होंगी। अब इनमें एक खासियत ये है कि रिस्ट्रिक्शन क्या लगा हुआ, कंडीशन क्या दी है कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट से रीड किया जाए या राइट साइड से रीड किया जाए। ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लेफ्ट साइड से इस स्ट्रिंग को पढ़ता हूँ तो ये होगा 0 0, अगर मैं राइट से पढ़ता हूँ तो भी ये 0 0 ही होगा। लेफ्ट से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये होगा 1 1, और यहाँ से राइट साइड से अगर हम रीड करते हैं तो भी 1 1। इसी तरह से अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो 0 1 1 0, अगर हम राइट से पढ़ते हैं तो भी 0 1 1 0। ऐसे ही अगर हम रैंडमली यहाँ देखें 0 0 1 1 0 0। सिमिलरली अगर हम राइट से रीड करते हैं तो 0 0 1 1 0 0।
यानी कि अगर हम लेफ्ट या राइट से रीड करते हैं तो हमें स्ट्रिंग जो है वो सेम ही रीड करने में आ रही है। ऐसी स्ट्रिंग्स को अगर उनकी लेंथ इवन है तो इस तरह की स्ट्रिंग्स को बोलते हैं हम इवन लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स, यानी कि उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, सो इस लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर लिखी जाएगी उसके जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। 0s0 1s1 s टेंस टू एप्सिलॉन, इन्हें कंबाइन करके हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो दो आप देख सकते हो दो फॉर्मेट्स हैं जो कि हम ग्रामर्स के प्रोडक्शंस को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो और आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो ऑड होनी चाहिए और वो पैलिंड्रोम फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट से या राइट से रीड करने पर स्ट्रिंग सेम ही रीड होनी चाहिए, बट जो लेंथ है वो ऑड होनी चाहिए। तो इसके लिए जो लैंग्वेज बनेगी उसमें जो सबसे छोटी स्ट्रिंग बनेगी दैट इज 0 और देन 1। तो अगर हम देखें यहाँ ध्यान से तो ये ऑड लेंथ है, 1 लेंथ स्ट्रिंग है जो कि जिसमें सिंगल 0 है, यानी कि हम लेफ्ट से पढ़ें तो भी 0 है, राइट से पढ़ेंगे तो भी 0 है। ऐसे ही अगर ये हम सिंगल 1 लेते हैं तो ये लेफ्ट साइड से दैट इज ऑल्सो 1 एंड राइट साइड से भी ये क्या होगा, ये 1 ही होगा। ओके, सो लेफ्ट और राइट से ये 1 ही कहलाएगा। देन अगर हम 1 के बाद देखें तो ऑड लेंथ में क्या आएगा, 3 लेंथ स्ट्रिंग जिसमें 000 हो सकता है, 010 हो सकता है, 101 हो सकता है, 111 हो सकता है, यानी कि अगर हम लेफ्ट से या राइट से रीड करें तो इन स्ट्रिंग्स में जो सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स हैं वो दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं। ओके, सेम सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम और भी आगे देखें तो इस तरह की स्ट्रिंग्स आगे आपकी लैंग्वेज में आएंगी, यानी कि अगर हम इस लैंग्वेज में इस स्ट्रिंग में देखें तो 011 0 देन 110, ये तो था लेफ्ट साइड से। अगर हम राइट से पढ़ेंगे तो भी 011 0 110, वही सीक्वेंस आ रहा है जो लेफ्ट से रीड करने पर आ रहा था। ओके, अब अगर हम इसकी ग्रामर की बात करें तो इसकी जो ग्रामर होगी वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, जिसके प्रोडक्शन रूल्स होंगे 0s0 देन 1s1 0 1। इसमें एप्सिलॉन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमें जो है ऑड लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करनी है, ना कि इवन लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करनी है। यानी कि जब भी एस जो है वो रिप्लेस होगा फाइनली, जब ये खत्म होगा तो ये किससे रिप्लेस होगा, या तो 0 से या 1 से रिप्लेस होगा। तो फाइनली जो हमें स्ट्रिंग मिलेगी दैट विल बी ऑड लेंथ स्ट्रिंग। ओके, और हम इसे इस तरह से कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। चलिए हम अपने इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ।